ये इस मुताबिक एक अलग अलग समाज के तबकों को साथ में लाने का पूरा प्रयास उसके अंदर हुआ। किसान सभा की स्थापना के बाद बड़े पैमाने पर यह संघर्ष आजादी के लिए और ये जमीन का केंद्रीकरण, ये जो पूरा सामंती है उसके खिलाफ में सब जगह में फैलने रहे। अर्थात उसके अंदर थोड़ी रुकावट इसके लिए आई। 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल दूसरा विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध जिसके बारे में आप जानते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के अंदर हिटलर, मुसोलिनी और जापान का जो ये था तानाशाह, इन लोगों को पूरा देश, दुनिया को ये करने का जो उनका मकसद था, उसके खिलाफ सोवियत यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तीनों देश एक साथ आए और वो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। आप जानते हैं, स्वाभाविक रूप से ये संघर्ष की दरिए थोड़ा किसान आंदोलन जरा थोड़ा सा कम गिरा, क्योंकि वो इतना बड़ा संघर्ष पूरी दुनिया में चालू था। उसके लिए उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट आई, ये बात सच्चाई है। लेकिन ये जंग जीतने के बाद, और ये जंग जीता, सबसे ज्यादा योगदान अगर किसका होगा इस जीत में, हिटलर का खात्मा करने में, मुसोलिनी का खात्मा करने में सबसे बड़ा योगदान था समाजवादी सोवियत यूनियन का। तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे था, लाल सेना थी, सोवियत जनता थी। आप जानते 5 करोड़ लोग उस विश्व युद्ध में मारे गए। 5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो मारने वाले सिर्फ एक सोवियत यूनियन के थे। बहुत बड़ा त्याग किया, लेकिन हिटलर को खत्म किया। अगर हिटलर को खत्म नहीं करते, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आज शायद ये क्लास हम नहीं ले सकते, शायद, समझे ना। यानी ब्रिटिश हुकूमत तो घटिया थी ही, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से भी कई गुना ज्यादा घटिया ये हिटलर की, मुसोलिनी की हुकूमत होती। ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। है उसके बाद किसान सभा के इतिहास का जो बहुत बड़ा जबरदस्त ऐसा अध्याय होता है 1945 के बाद, और वो लगातार आजादी तक, और आजादी मिलने के बाद भी उसके अंदर ये अपना आजादी के बाद 5 साल तक चलता है। और वो है बड़े बड़े संघर्षों का काल, जबरदस्त संघर्षों का काल। और इन संघर्षों में से कई संघर्षों का सिर्फ नाम लेके एक ही संघर्ष के बारे में एक 2-3 मिनट के अंदर हम बताएंगे। लेकिन ये जो संघर्ष के बारे में बताएंगे, उसी प्रकार के अलग अलग संघर्ष थे। ये एक चरम सीमा थी किसान सभा के इतिहास की, एक चरम सीमा उस वक्त की आजादी के संग्राम तक की होती। ये कौन से संघर्ष थे? सबसे व्यापक था बंगाल का तिभागा का संघर्ष। हम उसका सिर्फ नाम लेंगे, उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि हर संघर्ष के बारे में 15-15, 20-20 मिनट बोलने जैसी बात है, लेकिन उतना वक्त आज हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे साथियों को कौन से संघर्ष हमने लड़े, इनके नाम तो कम से कम मालूम होना चाहिए, यानी आप बाद में उसके बारे में पढ़े। तिभागा का संघर्ष बंगाल में, सुरमा वैली का संघर्ष आसाम के अंदर, गण मुक्ति परिषद, उसका संघर्ष आदिवासियों का त्रिपुरा में। आज भी गण मुक्ति परिषद, ये जो संगठन है आदिवासियों का त्रिपुरा में, वो किसान सभा के साथ जुड़ा हुआ है आज भी। उस वक्त भी था, आज भी है। केरल के अंदर पुन्नप्र वायलार का संघर्ष,
महाराष्ट्र के अंदर वारली आदिवासियों का विद्रोह, वारली वारली वो आदिवासी की जमात का नाम है, वारली, ये हुए। केरल के अंदर दूसरे भी बड़े संघर्ष थे, कयूर के संघर्ष, इसमें हमारे कितने साथी, कयूर के 4 साथियों को फांसी पर चढ़ाया गया 1943 साल। तो ये कई संघर्ष ऐसे, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा संघर्ष जो था वो था तेलंगाना का संघर्ष। वो तेलंगाना के संघर्ष के बारे में 2 मिनट बोलते, फिर एक 10 मिनट की हम चाय की छुट्टी देंगे और उसके बाद आजादी के बाद का किसान सभा के इतिहास की तरफ चाय की छुट्टी के बाद में हम आएंगे। तेलंगाना का संघर्ष जो है ये इन सभी संघर्षों से सबसे जबरदस्त लड़ाकू संघर्ष था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब संघर्ष जोरदार थे, उसमें कोई है सवाल नहीं, आशंका नहीं, लेकिन उन सब से बहुत आगे जाने वाला तेलंगाना का ये संघर्ष था, क्योंकि तेलंगाना के संघर्ष में ये सभी संघर्ष ये सामंती व्यवस्था के खिलाफ थे। सामंती व्यवस्था को आज रक्षा करने वाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, लेकिन तेलंगाना के संघर्ष ने जो बहुत ही बुनियादी मुद्दे को हाथ में लिया और वो मुद्दा था भूमि सुधार का मुद्दा। भूमि सुधार का मतलब क्या है? जमीन का बंटवारा, बड़े बड़े सामंत और जमींदारों की जमीन छीन कर जनता के हाथ में लेना और वो जमीन इसका भूमिहीन खेत मजदूरों में, गरीब किसानों में और जो बटाईदार है इनके अंदर बंटवारा करना, ये काम पहली बार अगर कहीं हुआ होगा तो वो तेलंगाना के अंदर हमारे किसान सभा ने वो काम को किया। ये सभी संघर्षों का जो मैंने जिक्र किया, हर संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रही थी? जैसे मैंने कहा, अखिल भारतीय किसान सभा। सभी संघर्षों का नेता कौन थे? आप देखो एक एक। पुन्नप्रा वायलार संघर्ष के नेता कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन, जो आपको याद होगा बाद में केरल के मुख्यमंत्री बने, आज भी है हमारे साथ। उनकी उम्र है आज 98 साल, आज भी है जिंदा कॉमरेड अच्युतानंदन। आसाम के संघर्ष के नेता कौन थे? कॉमरेड अचिंत्य भट्टाचार्य, बड़े नेता किसान सभा। ये गणमुक्ति परिषद के नेता कौन थे? त्रिपुरा वाले कॉमरेड दशरथ देव, जो बाद में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। तिबागा के संघर्ष के नेता कौन थे? कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, बंकिम मुखर्जी, ऐसे बहुत बड़े नेता बंगाल के, वो ये संघर्ष के नेता थे। महाराष्ट्र के वारली आदिवासी विद्रोह के नेता कॉमरेड गोदावरी परुलेकर और कॉमरेड श्यामराव परुलेकर, ये नेता, इनमें से खासियत एक ही महिला बड़ी नेताओं ने, कॉमरेड गोदावरी परुलेकर, इन्होंने ही आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व किया महाराष्ट्र के। और ये तेलंगाना के कौन थे नेता? कॉमरेड पी सुंदरैया, एम बसव पुन्नैया, आंध्र के बहुत बड़े नेता। उसके साथ सी राजेश्वर राव, जो बाद में सीपीआई में गए, रवि नारायण रेड्डी, ये सब उस वक्त एक साथ में थे। तो ये तेलंगाना का संघर्ष, इसने जमीन के बंटवारे के मामले को उठाया। और मैं आपको कहता हूं साथियों, 3 जिलों के अंदर यह संघर्ष फैला तेलंगाना के। अभी जो तेलंगाना है ना राज्य, उसके अंदर तब वो
आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। खम्मम, नलगोंडा, वारंगल, ये 3 जिलों के अंदर ये तेलंगाना का संघर्ष फैल गया और इस संघर्ष ने 5 साल तक वो संघर्ष चला। 6 साल 1946 को शुरू हुआ और 1951 तक ये संघर्ष चला, यानी 5 साल। 10 लाख एकड़ जमीन इन 3 जिलों में जमींदारों की, सामंतों की किसान सभा में कब्जे में ली, पूरे किसानों के समर्थन से, और 10 लाख एकड़ जमीन का बंटवारा भूमिहीन किसानों के अंदर और छोटे किसानों के अंदर 10 लाख एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया मुफ्त में। यानी किसान से पैसा नहीं लिया, खेत मजदूर से पैसा नहीं लिया, लेकिन आप भूमिहीन है, आपको मिलना चाहिए। और जमीन किसकी थी? सामंत की, कब्जे में ली। जबरदस्त संघर्ष हुआ और इसके अंदर 4000 शहीद हुए, 3000 गांव मुक्त हुए। यानी 3000 गांव 1946 से ऐसे थे कि जहां पर हुकूमत किसकी चलती थी? लाल झंडे की, किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी की, इनकी हुकूमत 3000 गांव में चलती थी। उनका ग्राम राज्य था वहां पर। इस संघर्ष पहले 3 साल तक हैदराबाद के निजाम के खिलाफ में लड़ा गया, क्योंकि उसका हुकूमत था ये 3 जिलों के ऊपर। हैदराबाद का निजाम जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, और आप जानते हो इतिहास, उसने भारत में आने का इनकार किया। आजादी के वक्त बोला हमें पाकिस्तान में जाना है। हैदराबाद को, ये हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में लेके जाने वाला था। लेके जाने वाले ने एक पाकिस्तान का हिस्सा वहां बनता, जैसे पूर्व और पश्चिम हुआ, वैसे एक दक्षिण पाकिस्तान होता था वहां पे। ये ब्रिटिशों की साजिश थी। लेकिन तब 1948 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी हैदराबाद में, वो शरण आया, और 1948 के बाद ये निजाम का राज खत्म हुआ। लेकिन राज पहुंचाया भारत सरकार का आया वहां पर। भारत सरकार का राज आने के बाद अपेक्षा क्या थी लोगों की कि ये जो संघर्ष चल रहा है इसको समर्थन देना चाहिए। जो जमीन का बंटवारा हुआ गरीबों को, उसको आज ऊपर एक करके उसको समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? एकदम उल्टा किया। जो बारडोली में किया, याद है ना, हम किसके तरफ है? क्या प्रस्ताव था उस वक्त? जमींदारों के साथ, हम किसानों के साथ नहीं। कांग्रेस ने सेम भूमिका तेलंगाना के संघर्ष के अंदर ली। उन्होंने किसान सभा के खिलाफ में ली और भारत की सेना को, पहले कौन थे किसान सभा के खिलाफ? ये निजाम के रजाकार थे। रजाकार मालूम है ना, उनकी सेना थी निजाम, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष था। वो हम जीतते थे वहां 3 साल तक वो चला। लेकिन जब हुकूमत आई भारत सरकार की, उन्होंने भारत की सेना को भेजा तेलंगाना के संघर्ष को कुचल डालने के लिए। फिर भी हमारे साथी 3 साल लड़े, 48 से लेकर 1951 तक। किसके खिलाफ लड़े? भारत की सेना के खिलाफ। कुछ मामूली बात है क्या? मामूली बात नहीं है। लेकिन आखिर में 3 जिलों के किसान इतने भी बहादुर, लेकिन इतने अत्याधुनिक भारत की सेना के साथ में क्या लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? अगर पूरे देश में अगर फैला होता ये विद्रोह तो अलग बात हो, लेकिन ये 3 जिलों के बाहर नहीं आता।
तो इसलिए फिर किसान सभा ने तय किया कि अभी कुछ समझौता करना चाहिए। अक्टूबर 1991 में ये समझौता हुआ और उसकी तरफ फिर बाद में ये संघर्ष को नीचे लिया गया आजादी के 4 साल के बाद। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, उसका राजनीतिक प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ। 1952 का जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव था आंध्र के अंदर, उसके अंदर आप देखो ये तेलंगाना के इलाके का और आंध्र के अंदर और भी दूसरे जगह पे, क्योंकि उसका असर सिर्फ 3 जिलों तक सीमित नहीं था, पूरे आंध्र में उसका असर गिरा। कई वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद वहां चुन के पहले भारत के संसद में चुने गए। कई विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के आंध्र के पहली विधानसभा में चुनकर चले गए। और खास बोलता हूं मैं एक चीज, और फिर हम छुट्टी देंगे। रवि नारायण रेड्डी, जिसका नाम मैंने लिया, एक नेता थे तेलंगाना के संघर्ष के। 1952 के लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोट हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा वोट से जीतना, सबसे ज्यादा वोट से जीतना, ये क्रेडिट किसको मिलता है? कम्युनिस्ट पार्टी के रवि नारायण रेड्डी 1 नंबर पे भारत के सभी चुनाव क्षेत्रों में थे। जवाहरलाल नेहरू को भी जितना डिफरेंस मिला उससे भी ज्यादा रवि नारायण रेड्डी को वोट ज्यादा मिला अपने प्रतिस्पर्धी से। ये कोई मामूली बात है क्या? समझिए ना उसका मतलब क्या है। यानी लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को चाहा, सिर्फ यहाँ नहीं, बंगाल में भी हुआ, जहां जहां ये संघर्ष हुए, केरल के अंदर जहां जहां संघर्ष हुए, वहां वहां एक अच्छी तरीके से ये जो संघर्ष हुए किसान सभा के, उससे एक बेस बना, एक बेस अपना बना। और आज भी वो बेस पूरी तरीके से आज चालू है। उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, जरूर, लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखना है, ये एक सुवर्ण काल अखिल भारतीय किसान सभा के इतिहास का, ये जो 6-7 संघर्ष, ये हमेशा ये स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे, न सिर्फ भारत के इतिहास में, पूरे दुनिया के किसान आंदोलन के इतिहास में लिखे जाएंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। अब आजादी आ गई, उसके बाद का जो नक्शा है, उसके बाद की जो बातें हैं, ये हमारे चाय की छुट्टी के बाद फिर से हम बैठेंगे और आगे उस तरफ। धन्यवाद सर।